गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आई होप आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी ट्रेड्समैन मेट के लिए। ये ऐसे मौके बच्चे बार बार नहीं आते इतने बल्क में वैकेंसी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग को प्रिपेयर करना है इसके लिए, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप लोग हमें हमारी टेलीग्राम चैनल पे जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो नेवी ट्रेड्समैन कोर्स के जो बच्चे हैं वो उनके लिए भी जो है आपका स्पेशली एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है नेवी ट्रेड्समैन मेट के नाम से, ठीक है। तो उसमें भी जो है आप लोग अपने आप को उसमें जोड़ सकते हैं और उसके बाद में कोई भी क्वेरी है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, कुछ भी आपके मन में सवाल आता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप लोग जो है डायरेक्ट उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। चलिए सबसे पहले वीकली करंट अफेयर देखते हैं क्या क्या खबरें आपके लिए हैं। सबसे पहले बच्चे आपको बताना है कि लांजिया सोरा पेंटिंग के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ये टैग बच्चे अगर किसी वस्तु को दे दिया जाता है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिया जाता है? ये टैग दिया जाता है किसी भी वस्तु के प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। उसकी पब्लिसिटी आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो है आपका उसका प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी एक विशेष क्षेत्र की किसी वस्तु को जो है आपका ये टैग दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। दूसरी क्या इसके बारे में ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जीआई टैग अगर किसी वस्तु को दिया गया है तो उसका जो है एक टाइम पीरियड होता है, मतलब कि 10 साल के लिए वो टैग उसके पास में रहेगा, दोबारा से उसे जो है रिन्यू करवाना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। जीआई टैग ये एक लांजिया सोरा पेंटिंग है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये पेंटिंग है लांजिया सोरा पेंटिंग। इसे जो है सोरा ट्राइब है, सोरा जो है कि जनजातीय समुदाय है, जो कि कहाँ से रिलेटेड है बच्चे? ओडिशा से रिलेटेड है, ठीक है। तो सोरा जो जनजातीय समुदाय है, इसके द्वारा ये बनाई जाती है पेंटिंग, इसे मिला है आपका जीआई टैग। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। One second. चलिए, तो इसमें आपको आंसर याद रखना है, ओडिशा है, ठीक है। और ओडिशा में जो सोरा ट्राइब है, सोरा जो आपका समुदाय है, उनके द्वारा बनाया जाता है आपका लंजिया सोरा पेंटिंग, ठीक है, याद रखना इसे। अगला है आपका लुप्तप्राय हॉग हिरण को हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? देखिए, एक जानवर है बच्चे, हॉग हिरण, यही जो आपका जानवर है ये आपका इंडेंजर्ड है, ठीक है, लुप्तप्राय है। इसका मतलब है कि इसकी जनसंख्या बहुत भारी मात्रा में जो है कम हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरे में ये जानवर है। तो ये जो हॉग हिरण देखा गया है, ये कहाँ पे देखा गया है? ये प्रश्न आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जहाँ पर देखा गया बच्चे वो नेशनल पार्क फिर आपका क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका आंसर है आपका राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। बहुत बार आप लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है, स्टैटिक में पढ़ा हुआ है, आपने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ पे? उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। और इसके अलावा इन ऑप्शंस में से एक और आपका नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड का है। काजीरंगा बहुत फेमस है, ये आपका असम का है, ठीक है। बांधवगढ़ जो है आपका ये कर्नाटका का है, ठीक है। तो इतने जो बांधवगढ़ आपका ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो ये जो आपके नेशनल पार्क है, इन्हें याद रखना कौन सा कहाँ पे है। और राजा जी को खास करके इसलिए याद रखना क्योंकि ये आपका चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुत लंबे समय बाद बच्चे एक ऐसा जानवर देखने को मिला है जो कि आपका इंडेंजर्ड है, ठीक है, जो कि आपका लुप्तप्राय है। इसका नाम है हॉग हिरण। अगला है आपका, किस स्तनपायी प्रजाति ने 40 वर्षों के बाद लाओखुआ और बुराचा पोरी वन्यजीव अभ्यारण्यों में दोबारा से एंट्री ली है, ठीक है, दोबारा से प्रवेश किया है। तो यहाँ पर भी आपकी जो पिछली वाली न्यूज़ थी, सेम उसी प्रकार की न्यूज़ है। एक जानवर है बच्चे जो कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? लाओखुआ और बुराचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है बच्चे? ये दोनों ही यहाँ आपके असम में,
दोनों ही कहाँ पर है, असम में है। और ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्यों में जो है आपका 40 साल पहले एक जानवर हुआ करता था जो कि यहाँ पे आप खत्म हो गया था। अब जो है 40 साल बाद जो है यहाँ पे आपके 2 गैंडे देखने को मिले हैं, ठीक है। कौन सा वाला जानवर है, ये आपका राइनो। राइनो का मतलब क्या है, गैंडा, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चे इसे याद रखना कि बुराचापोरी और लाउखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, ये आपका असम में है, ठीक है। दोनों, जहाँ पर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ना असम में बच्चे, आपका जो भारतीय गैंडा है या फिर जो एक सिंग वाला गैंडा है उसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसकी असम में है, खास करके जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क से लगे हुए जो बाकी एरिया है, जैसा आपका बुराचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पे भी इसकी पॉपुलेशन होती थी, वो कुछ समय से जो आपकी जो है पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम हो गई थी, ठीक है। और 40 साल पहले जो है आपके यहाँ पे गैंडे देखने को मिलते थे, अभी जो है आपका 40 साल से नहीं देखने को मिले हैं, अभी फिलहाल जो है आपका दोबारा से देखने को मिले हैं बच्चे। तो थोड़ा सा न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, न्यूज़ के कारण ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखना ये कहाँ पे है, असम में है। अगला है आपका इसरो का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। अब ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी टेस्टमैन मेट के लिए, ठीक है। पहले से इसके बारे में हम देखते हैं कि ये है क्या चीज़, आदित्य L1। आदित्य L1 बच्चे इसरो का या फिर भारत का पहला सौर मिशन है, ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए। और सूर्य की कौन सी लेयर का अध्ययन करने के लिए, सूर्य की जो सबसे बच्चे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे बाहरी परत होती है ना, जिसे कहा जाता है कोरोना। क्या कहा जाता है, कोरोना। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा सितंबर 2023 में, कब लॉन्च किया गया था, सितंबर 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। और सितंबर 2023 में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। और नाम क्या रखा गया इसका, आदित्य। आदित्य का मतलब ही आपका क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। आदित्य का मतलब होता है आपका सूर्य। तो आदित्य L1, अब आदित्य का मतलब तो सूर्य हो गया, L1 का मतलब क्या है, L1 बच्चे उस पॉइंट को कहा गया है जहां पर इसे रहना है, जहां के लिए इसे भेजा गया है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में बच्चे जो आपकी इसकी स्थिति होगी वो होगी आपकी L1 पॉइंट। L1 पॉइंट का जो आपका पूरा जो L का मतलब होता है लैग्रांजियन, ठीक है, लैग्रांजियन .1। तो L1 पॉइंट के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 में। और अभी जो है न्यूज़ क्या है कि ये जो है अपनी डेस्टिनेशन यानी कि अपने उद्देश्य पे पहुंच चुका है। तो ये L1 पे बच्चे पहुंच चुका है। अब यहाँ से जो है आपका ये क्या करेगा, डायरेक्ट सन के परीक्षण करेगा, जिस काम के लिए इसे भेजा गया है वो काम करना शुरू करेगा, ठीक है। और इसकी जो अवधि है, मतलब इसे किस साल के लिए भेजा गया है, तो 5 साल के लिए जो है इसरो के द्वारा इसे भेजा गया है। तो इसके बारे में जो है आपकी छोटी मोटी डिटेल आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है, तो आदित्य L1 नाम है इसका। और अब जो है ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है 2024 में। इसे लॉन्च किया गया था 2023 में, सितंबर 2023 में से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और दूसरा आता है कि जब इस मिशन को या फिर इस उपग्रह को इस शटल को जो है आपका भेजा गया, आदित्य L1 को जो भेजा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे भेजने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। तो कौन से रॉकेट के द्वारा इसे भेजा गया है, रॉकेट का नाम भी आपको याद रखना है, PSLV C57A, ठीक है, इसका नाम है। तो जिस रॉकेट से बच्चे ये आपका अंतरिक्ष में गया है उसका नाम है PSLV C57A। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। रॉकेट तो हम बच्चे आपका आसान भाषा में कहते हैं, वैसे इन्हें लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है, ठीक है। लॉन्च करने के लिए जो आपके व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, वो आपका जो है रॉकेट, हम उसे सामान्य भाषा में कहते हैं, वैसे आपका लॉन्चिंग व्हीकल होता है। तो PSLV के जरिए से जो है आपका इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। अब फाइनली जो है आपका ये L1 पॉइंट पे पहुंच चुका है। पृथ्वी से बच्चे जो L1 पॉइंट है ना, इसकी दूरी है लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर। इतनी दूर पे जो है L1 पॉइंट पे है, जहाँ पे रह करके सूर्य का क्या करेगा, अध्ययन करेगा, ठीक है। और सूर्य की कौन सी सतह का अध्ययन करेगा ये भी आपको याद रखना है। सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है जिसे कोरोना कहा जाता है उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। ये न्यूज़ हो गई आपकी। अगली न्यूज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है इंद्रमणि पांडे को, इंद्रमणि पांडे जी को, ठीक है। अब पांडे जी को बिम्स्टेक का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो बिम्स्टेक के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। बिम्स्टेक बच्चे क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय क्यों कह रही हूँ मैं इसे, क्योंकि इसमें जो है आपका भारत के अलावा और भी कंट्रीज हैं, और भी देश हैं, ठीक है। तो बिम्स्टेक का पहले फुल फॉर्म आपको मैंने बहुत बार इसी क्लास में बहुत बार बताया हुआ है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये क्या है, ये जो बंगाल की खाड़ी है बच्चे, बे ऑफ
बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, उसके चारों तरफ जो देश है ना, उनका क्या है, एक आपसी संगठन है, ठीक है, एक दूसरे की मदद करने के लिए। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो गया आपका, टेक्निकल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए संगठन बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 1997 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है। और इसमें कितने देश हैं बच्चे? तो इसमें देखिए आपका ये सारे के सारे, ये बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही है, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश है, सबसे पहले तो अपना इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो देश हैं ये इसमें मेंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 याद रखना, ये आपके 7 देश हैं जो किसके मेंबर है, ठीक है। भारत समेत टोटल 7 देश इसके मेंबर हैं, तो इसके बारे में याद रखना। और इसके जो महासचिव बने हैं वो आपका याद रखना है, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे जी। अगला है आपका स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? स्वामित्व योजना क्यों पढ़ना है आपको? क्योंकि बच्चे हाल ही में स्वामित्व योजना को एक पुरस्कार मिला है। पुरस्कार का नाम क्या है? स्वामित्व योजना को सार्वजनिक नीति संवाद 2024 के दौरान इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार मिला है, ठीक है। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना बच्चे आपका ये किस चीज से रिलेटेड है? ये जो है आपके जो भू रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, भूमि का जो रिकॉर्ड होता है, जो जमीन के आपके जो कागज होते हैं उससे रिलेटेड जो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, उसको जो है आपका ये डिजिटाइज लोगों को जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके जो राइट है, उनके अधिकार है, उनके नाम पे जो है उनके कागज उन्हें प्रोवाइड करवाने से रिलेटेड है, ठीक है। तो गाँव में या फिर जो आपके रूरल इंडिया है, जो आदिवासी क्षेत्र वाला जो इंडिया है, वहाँ पे बच्चे आपकी स्कीम चलाई गई थी। और किसके द्वारा चलाई गई थी? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ये थोड़ा सा याद रखना, इस मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है। जब से बच्चे ये स्कीम शुरू हुई है बहुत सारे अवार्ड जो है इसे मिल चुके हैं। इनमें से अभी जो इसके अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आएगा कि ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी? तो लॉन्च किया गया था इसे भारत में जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो 24 अप्रैल 2021 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। 24 अप्रैल को याद रखना, इस दिन भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। और स्वामित्व योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। अगला है ओएनजीसी अपनी प्रमुख गहरे जल परियोजना में किस नदी बेसिन से तेल का उत्पादन शुरू करने जा रही है? ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी को आप सभी लोग जानते हैं, पीएसयू है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी के द्वारा तेल प्रोड्यूस किया जाता है। जितना भी भारत में आप लोगों ने देखा होगा ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है, पेट्रोल का जो प्रोडक्शन होता है, इसमें जो है यह कंपनी आपकी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो ओएनजीसी का बच्चे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ठीक है। माना जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्ट आपका पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा तो भारत में जो नेचुरल गैस है या फिर जो आपका तेल है, तेल का उत्पादन जो है आपका, दोनों का उत्पादन जो है 7% से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ये कहाँ पर शुरू हुआ है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका गहरे जल की जो परियोजना ओएनजीसी के द्वारा शुरू की गई है, ये शुरू की गई है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी दोनों ही दक्षिण भारत की नदियां हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपको दक्षिण भारत का नक्शा दिख रहा है। दक्षिण भारत के नक्शे में आप लोग देखेंगे अधिक अलग अलग नदियों का जो है बेसिन दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है कावेरी नदी का बेसिन है, ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो पल्लार और पेनार नदी का बेसिन दिखेगा, उससे ऊपर चलेंगे तो कृष्णा और गोदावरी नदी का बेसिन दिखेगा। और कृष्णा और गोदावरी नदी का बेसिन जो है आपका ये बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पे होगा? बंगाल की खाड़ी में होगा। तो यहीं पे बच्चे बंगाल की खाड़ी में ही जो है इनका गहरे पानी में जो है एक परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी के बेसिन में जो है परियोजना चलाई जा रही है, किसके द्वारा? ये है आपका ओएनजीसी के द्वारा। तो जब यहाँ पे तेल का, नेचुरल गैस का उत्पादन शुरू हो जाएगा उसके बाद में भारत का जो उत्पादन है ओबीसी बात है ये आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे याद रखना, कहाँ पे शुरू किया गया है? कृष्णा गोदावरी के बेसिन में। अगला एक किताब का नाम है बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, चाहे आप करंट के देखिए चाहे आप स्टैटिक के बुक्स एंड ऑथर देखिए, लेकिन आपको ये पढ़ना है, ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो देखिए करंट में जो है आपकी किताब आपकी रिलीज हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपका चर्चाओं में है, कॉन्ट्रोवर्सी में कह सकते हैं, विवादों में है, ठीक है। बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ऐसा ही नाम है।
इसे हिंदी में लिख करके नहीं याद करना है आपको, ठीक है। यही नाम है किताब का, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आपको पूछा है कि किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो बच्चे ये भारत के सेना के, भारतीय सेना के जो है आपके पूर्व प्रमुख का नाम क्या है, जनरल मनोज मुकुंद नारवाने। आपने याद किया होगा इनका नाम कभी, ठीक है। तो भारत के पूर्व भारतीय सेना के अध्यक्ष, उनके द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और इनका नाम भी याद रखिएगा, जनरल मनोज मुकुंद नारवाने। इनके द्वारा लिखी गई बच्चे अपनी आत्मकथा इस नाम से। अगला है आपका गोल्डन ग्लोब सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है। अब देखिए, जैसा आपका ऑस्कर दिया जाता है सिनेमा का क्षेत्र में, वैसे ही बच्चे आपका गोल्डन ग्लोब भी आपका एक बड़ा पुरस्कार है जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब में 3 कैटेगरी इस बार जो है आपको याद रखनी है। कौन कौन सी कैटेगरी है, एक तो आपको बेस्ट फिल्म याद रखनी है, एक आपको बेस्ट अभिनेता एक्टर याद रखने है, एक आपको बेस्ट जो है आपकी डायरेक्टर याद रखने, निर्देशक याद रखने हैं। अब देखिए, एक ही फिल्म के तीनों चीज़ें हैं, एक ही फिल्म से जो है आपके इस बार जो सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं गोल्डन ग्लोब में, वो मिले हैं बच्चे फिल्म ओपेनहाइमर को। फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर को मिला है। अब ओपेनहाइमर जो है किसने निर्देशित की है, ये जो फिल्म है किसने डायरेक्ट की है, डायरेक्टर का नाम है आपका क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। तो क्रिस्टोफर नोलन को इनकी इस फिल्म के लिए जो है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, और इस फिल्म में जिन्होंने लीड रोल निभाया है, जिन्होंने ओपेनहाइमर को जो है आपका ओपेनहाइमर की भूमिका निभाई है, इनका नाम है बच्चे आपका किलियन मर्फी, ठीक है। तो किलियन मर्फी को जो है आपका बेस्ट अभिनेता, ठीक है, पुरुष अभिनेता के रूप में जो है इन्होंने बेस्ट पुरस्कार मिला है। तो तीनों को याद रखना, तीनों ही जो है आपके ओपेनहाइमर जो मूवी है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। बेस्ट एक्टर भी इसी के हैं, बेस्ट डायरेक्टर भी इसी के हैं, बेस्ट मूवी जो है आपका ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर को बच्चे आपका ये भी याद रखिएगा, ओपेनहाइमर थे कौन, ओपेनहाइमर के जीवन पे जो है आपकी मूवी बनी हुई है। तो ओपेनहाइमर को जो है आपका परमाणु बम का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, याद रखना। इन्हें जो है आपका परमाणु बम का जनक कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा परमाणु बम बनाया गया था। तो उन्हीं के जीवन पर आधारित जो है आपके मूवी बनाई गई, और उसके बाद में जो है इसे यहाँ पे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, स्टैटिक पॉइंट भी और आपका करंट अफेयर भी। अब आपका एक और किताब आ गई है, 1 सेकेंड, एक और बुक है बच्चे, बुक का नाम है वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स, वाई मतलब क्यों, ठीक है, भारत जो है आपका क्यों मैटर करता है। तो ये किताब किसने लिखी है, ये किताब लिखी है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री के द्वारा। तो भारत में वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर साहब है बच्चे, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। तो याद रखना, एस जयशंकर की किताब है आपकी वाई भारत मैटर्स। अगला है, हेलो, अगला है आपका किस फुटबॉलर को एक खिलाड़ी और एक कोच के रूप में फीफा विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है। देखिए, मारियो जगालो है, डिएगो मैराडोना है पहले है, या फिर आपका फ्रेंच बेकनबॉर। अब देखिए बच्चे, ये पुरस्कार अधिकतर जो है आपका जब हम इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये बहुत कम लिखा होगा आप लोगों ने, किस तरीके से कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसीलिए इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि एक ऐसा फुटबॉलर का नाम बताइए जिन्होंने खिलाड़ी के, जब ये खिलाड़ी थे तभी भी वर्ल्ड कप जीता था, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, और जब ये कोच थे तभी भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। तो बच्चे ये दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने एज अ प्लेयर भी और एज अ कोच भी जो है इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता है, और नाम क्या है, नाम है इनका मारियो जगालो। अब आप पूछेंगे कि अभी क्यों पढ़ाया जा रहा है, अभी इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चे क्योंकि हाल ही में इनका देहांत हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना कि मारियो जगालो ये कौन से खेल से संबंधित है, इनका संबंध है फुटबॉल से, ठीक है। अब फिर पूछा जाएगा कि ये कौन से देश के खिलाड़ी थे, ये खिलाड़ी थे आपके ब्राजील के, ठीक है। और फिर इनके नाम पे जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने बच्चे टोटल 4 बार वर्ल्ड कप जीता है, मतलब टीम का सदस्य होते होते इन्होंने 4 बार जो है वर्ल्ड कप जीता है। 2 बार इन्होंने जब ये खिलाड़ी थे उसके रूप में जीता है, खिलाड़ी के रूप में जीता है, एक बार जब ये टीम के कोच थे उसके रूप में जीता है, एक बार जब ये टीम के असिस्टेंट कोच थे उसके रूप में जीता है, ठीक है। तो टोटल 4 बार जो है इनके नाम पे वर्ल्ड कप है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि फुटबॉल जो है आपका एक टीम गेम है, उसमें जो है पूरी की पूरी टीम जो है जीतती है, ठीक है, लेकिन टीम का सदस्य थे, मतलब 4 बार जो है जब ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता तो उस टीम का ये सदस्य थे, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम याद रखना, मारियो जगालो इनका नाम, और हाल ही में इनका देहांत हुआ है। अगला है आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्वारो किस देश में आया है। पहले तो ये नाम देख लीजिए बच्चे,
अगर आपको पूछ लिया जाए कि अल्वारो क्या है, ठीक है, तो अल्वारो जो है आप समझेंगे किसी व्यक्ति का नाम है। वैसे अल्वारो आपके बहुत फेमस फुटबॉलर भी हैं, ठीक है, लेकिन अल्वारो जो यहाँ पे बात हो रही है ये है आपका 2024 में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान, ठीक है। तो पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम रखा गया है अल्वारो। दो चीज़ें बच्चे आपको तूफान के बारे में याद रखनी होती है, एक तो तूफान कहाँ पर आया है और दूसरा तूफान का नामकरण किसने किया है, ये नाम रखा किसने है। तो ये जो अल्वारो नाम रखा गया है ये रखा है मोजाम्बिक ने। किसने रखा है? मोजाम्बिक ने रखा है। और इसने हिट कहाँ पे किया है, मतलब कहाँ पे तबाही मचाई है? इसने बच्चे दोनों ही जगह, मोजाम्बिक में भी इसने तबाही मचाई है और दूसरा जो है आपका हिंद महासागर में एक द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। ये आपका मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर हिंद महासागर में एक द्वीप है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ठीक है। तो मेडागास्कर में जो है इसने तबाही मचाई है और नामकरण जो इसका किया है वो किया है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश कहाँ पे बच्चे? ये आपका अफ्रीका में है। कहाँ पे है ये? अफ्रीका में, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखना कि ये चक्रवाती तूफान है। अगला प्रश्न है, काव्य संग्रह आंजनेय और जीवनदायिनी गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? दोनों ही जो है आपके पोएम्स के कलेक्शन है। काव्य संग्रह का मतलब क्या होता है? कविताओं का संग्रह होता है, ठीक है। तो कविताओं का संग्रह है, एक का नाम है आंजनेय और एक का नाम है आपका जीवनदायिनी गंगा। अब ये दोनों ही काव्य संग्रह आपको अचानक से क्यों पूछे गए हैं? क्योंकि बच्चे हाल ही में इन्हें लिखने वाले जो आपके साहित्यकार हैं, इन्हें लिखने वाले जो राइटर हैं उनका देहांत हो गया है, ठीक है। और इनका नाम क्या है? पंडित हरिराम द्विवेदी। पंडित हरिराम द्विवेदी, इनका हाल ही में देहांत हो गया है और ये अपनी इन किताबों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, दृष्टि 10 स्टार लाइनर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी को किस कंपनी के द्वारा असेंबल किया गया है? अब देखिए ये थोड़ी सी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे भारतीय नौसेना के लिए, इंडियन नेवी के लिए आपका एक यूएवी बनाया गया है। यूएवी मतलब क्या होता है आपका? ये आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल, याद रखना इसे। ये आपका डिफेंस में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यू का मतलब है आपका अनमैन्ड। अनमैन्ड का मतलब है बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी आदमी के, ठीक है। एरियल व्हीकल, एरियल व्हीकल का मतलब क्या है? जो हवा में उड़ता है। तो ऐसा एरियल व्हीकल, ऐसा आपका वाहन जो कि हवा में उड़ता है और जिसे उड़ाने के लिए व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? उसे हम शॉर्टकट में ड्रोन कहते हैं, लेकिन वैसे इसे कहा जाता है यूएवी, ठीक है। तो ये बच्चे ड्रोन बनाया गया है। एक ड्रोन का नाम क्या है? ड्रोन का नाम है दृष्टि 10, ठीक है। दृष्टि 10 इसका नाम है। किसने बनाया है? वही आपको पूछा है, किस कंपनी, इसे जो है आपका किसने बनाया है? तो देखिए ये जो आपका दृष्टि 10 है ये पूरी तरीके से जो है इंडिया में असेंबल हुआ है, लेकिन ये बनाया गया है आपका इजरायली कंपनी की मदद से। लेकिन कौन सी कंपनी ने बनाया है ये आपको पूछा है, तो कंपनी बच्चे जो जिसने इसे बनाया है उसका नाम है अडानी डिफेंस, ठीक है। अडानी डिफेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है, ठीक है। और नाम क्या रखा गया है इस ड्रोन का? इसका नाम है आपका दृष्टि 10, ठीक है, दृष्टि 10। अगला है, गैब्रियल अटल को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अब गैब्रियल अटल क्यों याद रखना है आपको इनका नाम? क्योंकि बच्चे इस देश के ये सबसे नौजवान कह सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा यंगेस्ट, सबसे ज़्यादा युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं। कहाँ के बने हैं? फ्रांस के हैं। दूसरा क्या है? एक तो ये बात हो गई इनके बारे में कि एक सबसे कम उम्र के जो है यहाँ पे पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, नाम है इनका गैब्रियल अटल, ठीक है। और दूसरा क्या है कि खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो बच्चे पहले गे पीएम है और खुले तौर पर जो है इनकी जो अपनी पहचान है वो इन्होंने जो है आपकी डिक्लेयर की है। तो ये भी आपका हो गया कि पहले जो है आपके यंगेस्ट हैं और पहले जो आपके गे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो नाम याद रखना, गैब्रियल अटल, और है कहाँ के? फ्रांस के हैं। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 की मेजबानी कौन से देश ने की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि भारत भी इसमें इस बार हिस्सा लेने वाला है, ठीक है। और नौसेना का ये एक्सरसाइज होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं। एक तो होता है बाइलेटरल, ठीक है, और एक होता है आपका मल्टीनेशनल, ठीक है, मल्टीलेटरल जिसे हम कहते हैं। बाइलेटरल जिसमें दो देश हिस्सा लेते हैं और मल्टीलेटरल जिसमें आपके दो से ज़्यादा देश हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो जो बाइलेटरल है बच्चे, ये जो आपका एक्सरसाइज सी ड्रैगन है ये आपका मल्टीलेटरल है। मल्टीलेटरल इसमें बहुत सारी कंट्रीज हिस्सा लेने वाली हैं, ठीक है। तो 2024 का इसकी मेजबानी की है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, और इसमें भारतीय नौसेना भी हिस्सा लेने पहुंच गई है, ठीक है। भारत के अलावा कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा? ऑस्ट्रेलिया लेगी, कनाडा लेगा, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, ठीक है। तो इन सभी देशों के द्वारा भी इसमें हिस्सा लिया जाएगा।
अगला प्रश्न है, उस्ताद राशिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस घराने के शास्त्रीय गायक हैं? उस्ताद राशिद खान, पहले तो इनका नाम याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि इनका संबंध कौन से फील्ड से था। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस शास्त्रीय गायक थे बच्चे। ठीक है, शास्त्रीय गायक थे। दूसरा, आजकल एक नया आपका प्रश्न इस तरीके का पूछा जाता है कि कोई भी आर्टिस्ट आपको दे दिया, फिर पूछा जाए कि ये कौन से घराने से संबंधित है। ठीक है, इनका संबंध कौन से घराने से है? तो इनका संबंध जो है आपका रामपुर सहसवान घराने से था। रामपुर सहसवान घराने के बहुत फेमस शास्त्रीय गायक, नाम है उस्ताद राशिद का, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु कौन से राज्य में स्थित है? इसका इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग गया इसे बनते हुए, तो ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बन गया बच्चे। ठीक है, और कहाँ पे बना है? ये बना है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मुंबई में। अगला प्रश्न, किस संगठन ने उग्राम नामक नई 7.62 मिलीमीटर कैलिबर असॉल्ट राइफल विकसित की है? चलिए मुझे बताइए, उग्राम, पहले तो उग्राम क्या है बच्चे? ये आपका क्या है? एक राइफल है। ठीक है, राइफल है, और ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं, उनके लिए आपका डेवलप किया गया है, बनाया गया है। किसने बनाया है ये आपको पूछा है, तो ये बनाया बच्चे आपका DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? देखिए, 2023 के आंकड़ों पर आधारित एक सर्वे हुआ, सर्वे का नाम है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। ठीक है, ये आपका हमेशा होता है, मतलब एक साल में होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है आपका ऐसे शहर जो कि साफ है और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो 10 लाख से ज़्यादा वाली कैटेगरी में जो सबसे साफ शहर है उसमें लगातार 7वीं बार आपका पहले नंबर पर है इंदौर, लेकिन इस बार जो है आपका पहले नंबर पर एक और शहर है, उसका नाम है सूरत। तो इंदौर और सूरत बच्चे पहले नंबर पर है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखें कि और भी कैटेगरी हैं जिसमें आपको पुरस्कार जिसमें पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहले तो यही हो जाता है आपका इंदौर और सूरत जो है आपके 10 लाख से ज़्यादा वाले जो शहर हैं उनमें पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जो है आपका नवी मुंबई है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखें, आपको जो याद करना है वो ये वाला है, सर्वोत्तम सफाई मित्र सुरक्षित शहर, सर्वोत्तम सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ये मिला है चंडीगढ़ को। ये किसे मिला है बच्चे? चंडीगढ़ को मिला है। उसके अलावा देखें आप, जो गंगा टाउन है, मतलब गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए शहर है, उसमें सबसे साफ शहर जो है आपका वो ये वाला है, वाराणसी, बनारस। ठीक है, ये शहर है जो कि सबसे साफ शहर है। ठीक है, ये आपका सबसे साफ शहर है। अगला है, कौन लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा? बांग्लादेश चूंकि पड़ोसी देश है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे प्रधानमंत्री के चुनाव हुए और फिर से जो है आपका अवामी पार्टी जो है इनकी राजनीतिक दल का नाम है, इनके पॉलिटिकल पार्टी का नाम है शेख हसीना जो है लगातार चौथी बार यहाँ पे PM बन गई हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? देखिए, इंडियन नेवी का है तो इंपॉर्टेंट है। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, नाम है मिलान 24। ठीक है, मिलान 24 में जो है अभी अंदाजा लगाया जा रहा है, अभी ये फरवरी में होगा, अभी हुआ नहीं है, फरवरी में होगा। कहाँ पे होगा? ये विशाखापत्तनम में होगा। ठीक है, और इसमें बच्चे 50 से ज़्यादा कंट्री हिस्सा लेने की उम्मीद है। ठीक है, तो जब होगा तब देखा जाएगा, तभी भी आपको बताऊंगी मैं जब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा कि मिलान 2024 कहाँ पे होगा? ये विशाखापत्तनम में होगा। जागरेब ओपन 2024 में कुश्ती टूर्नामेंट में 57 kg वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? देखिए, जागरेब ओपन 2024 में भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने कि यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है अपनी कैटेगरी में, इनका नाम है अमन सहरावत। आपको ये टूर्नामेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना कि अमन सहरावत का संबंध कौन से खेल से है? इनका संबंध है कुश्ती से। अगला है, हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है बच्चे? इस दिन गांधी जी ने भारत वापस एंट्री हुई थी गांधी जी की। ठीक है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला है, चंदुम्बी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चंदुबी महोत्सव, या फिर यहाँ पे जो है आपकी बहुत फेमस बच्चे झील है जिसे चंदुबी झील कहा जाता है, ये कहाँ पे है? आपका असम में। तो यहीं पे जो है इसी के नाम पे चंदुबी महोत्सव मनाया गया है। अगला प्रश्न है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? किस शहर में आयोजित किया जाएगा? क्योंकि ये 2024 का है,
युवा महोत्सव। युवा महोत्सव बच्चे कब मनाया गया है आपका? 12 तारीख को, 12 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। तो 12 जनवरी को जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है वो आपका महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। अगला, आईआईटी मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला जाएगा? आईआईटी मद्रास से रिलेटेड एक न्यूज़ याद रखना कि ये आपका आईआईटी है, पहला आईआईटी ऐसा है जिसने कि भारत से बाहर किसी अन्य देश में जो है अपना कैंपस खोला है। तो 2023 की न्यूज़ है, 2023 की, वो भी आपको याद रखनी है। आईआईटी मद्रास का जो पहला आउट ऑफ इंडिया कैंपस खोला गया था वो आपका तंजानिया में खोला गया था। अफ्रीकन कंट्री है बच्चे तंजानिया, ठीक है। तंजानिया में जंजीबार में, तंजानिया में कहाँ पे? जंजीबार में ये आपका खोला गया था। अब एक और देश में जो है इसका कैंपस खुलने जा रहा है, तो ये कौन सा देश है? ये आपका श्रीलंका, ठीक है। एक और इंडिया से बाहर कैंपस। अगला है, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? फोनपे कंपनी को आप लोग जानते होंगे, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग ऐप के माध्यम से करते हैं। फोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, तो फोनपे ने बच्चे आपका इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अपना सीईओ नियुक्त किया है किसे? रितेश पाई को। ऑप्शन नंबर सी, रितेश पाई। अगला प्रश्न है, हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये आप लोग थोड़ा सा मुझे समय दे, कमेंट करके बताइए तब तक कि आपका कब मनाया जाता है। बताइए। देखिए, विश्व हिंदी दिवस, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं पूछा हुआ है, ध्यान से विश्व हिंदी दिवस पूछा हुआ है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है आपका ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है बच्चे? ये आपका 10 जनवरी को। इसको थोड़ा सा इतना याद रखना। अब आपका यहाँ तक तो जो हमने वीकली करंट अफेयर था वो देख लिया, ठीक है। वीकली करंट अफेयर के बाद में जो है आपको क्या देखना है? अब थोड़ा सा रिविज़न करते हैं, पिछले 6-7 महीने का जो आपका रिविज़न है उसे देखते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करने हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अभी समझना नहीं है, एक तरीके से रिवीजन है, ठीक है। तो ये आपको जल्दी जल्दी करने हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है आपको कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये पहली बार हुआ है, इसीलिए इसका विनिंग टीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे, ठीक है। ये हमेशा ही जब तक होएगा अपना। देखिए, आईपीएल होता है जिसमें कि पुरुष हिस्सा लेते हैं, अब ये आपका WPL हुआ है जिसमें कि वुमेंस के द्वारा हिस्सा लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका किसने जीता है? मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है, 2023 में हुआ था। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये आपका बच्चे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला है, BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BPCL के प्रबंध निदेशक के रूप में ये चुना गया है आपका जी कृष्ण कुमार को, जी कृष्ण कुमार को। अगला है, LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे उन्नत किया गया है या फिर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, तबलेश पांडे नाम है बच्चे, तबलेश पांडे। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ये आई थिंक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखिए, पहली महिला है जो कि पायलट बनी है, एशिया की पहली महिला है, भारत की तो है ही, एशिया की भी पहली महिला है जो कि पायलट बनी है, सॉरी लोको पायलट बनी है, ठीक है। और इन्होंने कौन सी ट्रेन का संचालन किया है? ट्रेन ये जिससे चला रही हैं, ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, और नाम क्या है बच्चे इनका? सुरेखा यादव, सुरेखा यादव। अगला है, UPSC ने भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में किसे चुना है? तो भारत UPSC के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जो है आपका चुना गया है किसे? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, राजीव रघुवंशी। अगला प्रश्न, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 के शहर में शुरू होने वाला है? ये सारी के सारी क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 2023 का आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो 2023 में जो आपका विश्व सरकार
शिखर सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है आपका दुबई में, ठीक है, ये आपका दुबई में हुआ था। अगला है, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ठीक है। यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया था? नील मोहन को चुना गया था बच्चे। अगला है आपका, कितने छात्रों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो 2023 में कितने बच्चों को ये दिया गया था? याद रखना, 2023 में 2023 में 11 बच्चों को दिया गया था, 11th स्टूडेंट को। पहले कश्मीर ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? पहले कश्मीर के ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहले तो बच्चे ये याद रखना कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ को जीतने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम है जी शंकर कुरूप, ठीक है, इनका नाम था। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के वो साहित्यकार जिन्होंने कि पुरस्कार जीता था, ठीक है, पहले ही आप जम्मू कश्मीर से व्यक्ति थे जिनका हाल ही में आपका निधन हुआ है, तो इनका नाम है रहमान राही, ठीक है, रहमान राही। अगला है आपका, ओडिशा ने किस मिशन के लिए यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता था? तो ओडिशा में बच्चे, ओडिशा सरकार के द्वारा, देखिए ओडिशा के जो सीएम है उनका नाम याद रखना, उनका नाम है नवीन पटनायक, ठीक है। तो नवीन पटनायक की सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया जिस मिशन का नाम है जागा मिशन का बच्चे उद्देश्य क्या है? जो यहाँ पे झुग्गियाँ हैं, जो यहाँ पे झुग्गियों बस्तियों वाले जो क्षेत्र हैं उनका थोड़ा सा क्या करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मात्रा पे चलाया जा रहा है एक मिशन है जागा मिशन, और इसी के लिए उड़ीसा की सरकार को इस मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार दिया गया 2023 में। अगला है, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है? मतलब कि बताइए बच्चे। यूरो करेंसी है बच्चे, ये क्या है? मुद्रा है। और एक आपने संगठन का नाम अगर कभी सुना हो, यूरोपियन यूनियन, एक आपका संगठन है बच्चे जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? ये यूरोपीय जो कंट्री है, जो यूरोप के देश हैं, उनका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक संगठन है। अब अधिकतर बच्चा ऐसा होता है कि जो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर होता है उसके द्वारा अपनी करेंसी को त्याग करके यूरो को अपनाया जाता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने यूरो को नहीं अपनाया हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में जो है आपका यूरो को अपनाया है कौन से देश ने? क्रोएशिया ने। किसने अपनाया है? क्रोएशिया ने। कुमारकोम और बेपोर, जिन्हें स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चुना गया है, किस राज्य में स्थित है? कुमारकोम और बेपोर, ये दोनों जगह आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपको पूछा हुआ है बच्चे। तो ये दोनों ही जगह आपकी कहाँ पर स्थित है? केरला में। दोनों जगह का नाम याद रखना, मैंने आपको ये पहले भी करवाया था, दोनों जगह का नाम आपको याद रखना है। कुमारकोम और बेपोर, ये दोनों जगह आपकी केरला में है। इन्हें क्यों चुना गया है? इन्हें आपका स्वदेश दर्शन 2.0 ये योजना है बच्चे, ये योजना है, ठीक है। इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, 14-15 में ये लॉन्च हुई थी। और स्वदेश दर्शन के तहत क्या किया जाता है? पहले जगहों को चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें जो है आपका डेवलप किया जाता है, ठीक है, उनका विकास किया जाता है ताकि वहाँ पर पर्यटक जो है आपके आकर्षित हो सके, ठीक है। तो ये दोनों जगहों को चुना गया है स्वदेश दर्शन के तहत, और ये जगह कहाँ पे है? केरला में है। अगला प्रश्न है, 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो आपका रैंक है वो आपको बताना है, भारत का रैंक। अभी तो ये आपका फिलहाल दोबारा से हुआ है, चलिए फिर चेंज नहीं हुई, लेकिन इसे याद रखना, ठीक है। ये अभी रिसेंट आ गया है। एक्चुअल में बच्चे है क्या, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये आपका साल में एक बार रिलीज नहीं होता है। मतलब ये नहीं कह सकते आपके 2023 में जो आपका है वो एक ही बार रिलीज होगा, ये आपका क्वार्टरली रिलीज होता है, ठीक है, क्वार्टरली रिलीज होता है आपका, ठीक है। और जो है आपका 3-3 महीने में आपका रिलीज होता है, ठीक है। तो क्वार्टरली रिलीज होगा। और अभी जो आपका लास्ट रिलीज हुआ है, मतलब जो दिसंबर तक, क्योंकि अभी 2024 के तो महीने शुरू हुए हैं, ठीक है, तो दिसंबर तक का जो आपका रिलीज हुआ है उसमें भी भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है बच्चे? 80 है, ठीक है। भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 80 है। तो थोड़ा सा इसको याद रखना कि ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 80वां है, ठीक है। और इसमें आपके पहले नंबर पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसमें आपका सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ये सारे, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सारे के सारे देश जो है आपके पहले नंबर पे है। भारत का जो स्थान है वो आपका 80वां।
अगला प्रश्न है, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में किसे चुना गया है? नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? अब हम नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर जो बाहर की अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन इन्हें तभी पढ़ा जाता है जब किसी भारतीय को या फिर किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में जो है आपका चुना गया है किसे? इनका नाम थोड़ा सा याद रखना, इनका नाम है AC चरानिया। ठीक है, नाम है इनका AC चरानिया, और इन्हें जो है आपका यहाँ पे चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में चुना गया है। ठीक है, नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपके 15 के 15 क्वेश्चन जो है रिवाइज होते हैं। ठीक है, और जो आपके डेली करंट अफेयर हैं वो भी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, वीकली करंट अफेयर। आई होप जो है आप लोग क्लास को एंजॉय करते होंगे। अगर बच्चे आपको लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने हैं या फिर क्लास का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कि टाइमिंग जो है थोड़ा सा बढ़ाना है। कोई भी जो भी आपकी कमी लगती है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप लोग अपने सजेशन है या अपनी कोई बात है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।